गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 3 मार्च और यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस पर जो है ना, इस पीडीएफ में अब जो क्वेश्चन है जो कि मेंस में पूछे जाते हैं ना, उसका मैंने शॉर्ट पीडीएफ बना के इसमें डाल दिया है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है जैसे 8 नंबर का 7 नंबर का आता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत में आपको दिखेगा वो चीज़। चलिए, ये कोटेशन जो है ना आप याद रखेंगे, ये महिलाओं से जुड़ा हुआ कोटेशन है। और आप देखेंगे ना, चाहे ऐसे पेपर हो चाहे सोशल जो है वहाँ पे सामाजिक मुद्दे हो, यहाँ पे महिलाओं को लेकर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्यों पूछेगा? अभी आपने देखा कि 106 अमेंडमेंट आया हुआ है, मतलब आया ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 106, जिसमें कि लोकसभा और विधानसभा में 33% का रिजर्वेशन महिलाओं को जो है मिलेगा। हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो सेंसस जब होगा ना उसके बाद परिसीमन आयोग बैठेगा, तो उसके बाद जो है ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन ये पास हो चुका है, तो इससे क्या फायदा होगा? तो हमारा जो महिलाओं को लेकर जो रैंकिंग जारी किया जाता है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप हो गया, उसमें महिलाओं का जो रैंक है, मतलब हमारा जो भारतीय रैंक है, भारत का जो रैंक है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा, महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा। महिलाएं जो है राजनीतिक जो है यहाँ पे भागीदारी बढ़ेगा और फिर वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। बहुत कुछ फायदा है यहाँ पे, हम लोग बात करेंगे इस पे, लेकिन जो मुद्दे है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि जब भी क्वेश्चन नारी सशक्तिकरण को लेकर या वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर अगर प्रश्न देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, तो आप जो है ना इन तमाम कोटेशन का यूज करेंगे। पूरा नहीं करना है, जो भी आपको इजी लगता है, जिसको आप जो है ना याद करने में सक्षम है, जैसे कि महात्मा गांधी के यहाँ पर कोटेशन यूज करेंगे आप। एक शिक्षित महिला एक पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। और आपने देखा होगा अपने समाज जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहां पर भी आपको इस तरह के कोटेशन देखने को मिलता है ना। तो ये जो है ना, अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है महिलाओं को शिक्षित करना। ये हो गया। साथ में मलाला यूसुफ फजाई जो है ना, इनका भी कोटेशन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये पाकिस्तान की है। जब महिलाएं एकजुट होती है, मतलब जब महिलाएं इकट्ठी होती है, ग्रुप बनाती है, ऑर्गेनाइज होती है, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप देख सकते हैं, वहां पर महिलाएं क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती है। जब महिलाएं एकजुट होती है तो वह कुछ भी हासिल कर सकती है। बिल्कुल, आप महिलाओं को आप देख लो, अंतरिक्ष में देख लो, साइंस एंड टेक में देख लो, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में देख लो, इकोनॉमिक के क्षेत्र में देख लो, भागीदारी बढ़ रहा है। पॉलिटिक का क्षेत्र में देख लो, वहां पर ही बढ़ रहा है। अभी जो है एक रिपोर्ट आया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया था, उसमें महिलाओं का जो भागीदारी है ना राजनीति में, पॉलिटिक्स में, मात्र 14% है। और महिलाओं का पॉपुलेशन कितना है अपने भारत में? 50%। आधी आबादी तो महिलाओं का है। तो अब देख रहे हैं ना, तो राजनीति में कम से कम 50% होना चाहिए था, लेकिन 14% है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है ना। आप देखो, इंटरनेट को लेकर देखोगे, इंटरनेट में जो है ना, पुरुष जो है ना 50% से अधिक यूज कर रहे हैं। मतलब जितना पुरुष है ना, 50% से अधिक लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। महिलाओं का देख लीजिए 1/3 से कम। ये हो गया। एजुकेशन देख लीजिए, अभी आप देखोगे तो 78.8% पुरुषों में है, महिलाओं में कितना है? 53.8 है। तो कितना बड़ा गैप है ना। तो इसलिए जो महिला सशक्तिकरण है वो न्यूज में है, क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये महात्मा गांधी जी वाला है। इस कोटेशन को हम लोग बार बार जो है जिक्र कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, इस पर मैंने अच्छे से डिटेल में बात किया हुआ है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं इसको। मनुष्य जो है प्रकृति का क्या है? स्वामी नहीं है, बल्कि क्या है? सेवक है। इसको यूज कर सकते हैं आप। साथ ही पृथ्वी जो है ना, हर किसी की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लालच को नहीं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अब आते हैं न्यूज़पेपर में। अभी आपको पता है ना, कल परसों का वीडियो आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर देखा होगा, किस तरह जो अमेरिका जो है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं देश के, दोनों के बीच में कितना तीखी बहस हुआ ना। आप देखोगे कि पूरा मीडिया जो है ना कवरेज कर रहा था, पूरा देश का मीडिया वहाँ पे कवरेज कर रहा था। तो यहाँ पे भारत को यही सीख लेना चाहिए ना, कि भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। ठीक है, जैसे कि आप रक्षा के क्षेत्र में देख लो, हम लोग अपनी रक्षा का जो इक्विपमेंट है ना, वो भी हम बाहर से आयात आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है। तो भारत इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि भारत जो है ना आत्मनिर्भर बने। फिर हम लोग देखेंगे एनर्जी को लेकर, एनर्जी भी अपनी जरूरत का 85% से अधिक जो है ना इंपोर्ट करता है। तो भारत इस दिशा में भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रहा है, सोलर एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, दो चीज हो गया। थर्ड में जो है, भारत खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर है, लेकिन इन तमाम क्षेत्रों में भी हमें देखना होगा। टेक्नोलॉजी के रूप में भी आप देखोगे, जैसे एआई के क्षेत्र में भारत ने प्रयास किया, जैसे एआई इंडिया मिशन के को लेकर भारत काफी यहाँ पे क्या है, गंभीर है। और भारत जो है अपने लोगों को
जो है एआई को लेकर या जितने भी फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर यहाँ पे अपडेशन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना है हम लोग को। क्लियर है? तो अभी के टाइम में जो वैश्विक परिदृश्य आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जब तक आप खुद निर्भर नहीं बनेंगे, कोई भी देश आपको हेल्प करने वाला नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, रसिया यूक्रेन का मैप देख लीजिएगा, किन किन बाउंड्री के साथ शेयर करता है, प्रीलिम्स में ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। नाटो के बारे में देख लीजिएगा, नाटो के प्रमुख का नाम क्या है? मार्क रूटे, और ये 1949 में ये संस्था बना था नाटो। इसका पता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए जो भी नाटो का मेंबर है, ठीक है, नाटो का क्या है, मेंबर है, और ये क्वेश्चन बीबीसी में पूछा गया था। अभी मैसेडोनिया करके जो है ना एक नया मेंबर बना था नाटो में, आई थिंक फिनलैंड बना है ना, इसको लेकर बीबीसी ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर मान लीजिए किसी देश पे हमला होता है तो पूरा नाटो पे हमला माना जाएगा। तो ये जो है ना यहाँ पे सामूहिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी न्यूज में चल रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं यहाँ से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके जो है ना महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में चर्चा करें। और न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो तमिलनाडु के जो वहाँ के प्रमुख हैं, जो मुख्यमंत्री है, वो बोल रहे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो थर्ड लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट है, ये मॉडल है, हम उसको लागू नहीं करेंगे। हम डुअल लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, तमिल और इंग्लिश को। और तमिलनाडु का आरोप है कि वो हम पे ना केंद्र जो है हिंदी थोपने का कोशिश कर रहा है। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपको हिंदी थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि थर्ड लैंग्वेज का यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है। क्योंकि आज के दौर में मल्टी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन ज्ञान किस भाषा में उपलब्ध है। मान लीजिए इंग्लिश को लोग यहाँ पे हेट कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश हमें सीखना भी जरूरी है ना, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लिटरेचर वगैरह लिखे हुए हैं, तभी नहीं समझ पाएंगे ना कि इंग्लिश क्या है। ठीक है? हिंदी में बहुत सारे आप देखें, हमारे जो ग्रंथों में हिंदी और संस्कृत में लिखा हुआ है। तो जब तक हम हिंदी और संस्कृत को जानेंगे नहीं तो हम अपने टेक्स्ट को पढ़ेंगे कैसे? उसमें क्या लिखा हुआ है मैसेज को पढ़ेंगे कैसे? ठीक है? इसलिए लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी मौका मिले लैंग्वेज सीखने का, सीख लीजिए। अगर हमें कल का दिन तमिल सीखना हो ना, तो हम जो बिल्कुल सीखेंगे, क्योंकि तमिल हमारा क्लासिकल लैंग्वेज है। बहुत कुछ उसमें जो लिखा हुआ होगा उसमें हमें जानने का मौका मिलेगा। ठीक है? तो लैंग्वेज का अपना इंपॉर्टेंस है। और आगे अभी क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा जो है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, इसको लेकर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आंसर जो है आपके लिए रेडी किया है, आप लोग देख सकते हो वहां पे नीचे में दिखेगा आपको अंत में। ठीक है? तो हम लोग बात करेंगे कि 8 शेड्यूल को लेकर क्वेश्चन पूछता है। जैसे हमारे संविधान में 8 शेड्यूल क्या है, उसमें 22 जो है लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, ये हो गया। एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है 11 को, पहले 5 हुआ करता था, लेकिन 6 को अभी नया शामिल किया गया है। क्लियर है? चलिए फिर यहाँ पे आप इस मुद्दे को आप जो है ना केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद वाला जो मुद्दे है ना उसमें शामिल कर सकते हैं। वित्तीय मुद्दे को लेकर यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, गवर्नर को लेकर यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे, ये क्या चीज है, हाँ, हमारा जो जीडीपी है ना, अभी वर्तमान में देखेंगे, जैसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो तिमाही था 2024 का, तो 6.2% देखने को मिला है जीडीपी वृद्धि दर। लेकिन जब 2023 में हम जाते हैं और इसी समय का हम आंकड़ा देखते हैं, तो 9 पॉइंट समथिंग है, वहां पर 9.5% के आसपास है। तो इतना बड़ा गैप कैसे हो गया? हमारा जीडीपी घट क्यों रहा है? क्योंकि हमारा जीडीपी ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। अगर हमें 2047 तक बनना है ना, तो 7.8% मिनिमम होना चाहिए हमारा ग्रोथ रेट, होना चाहिए ना। तो इसके पीछे का कारण ये है ना कि आप देखोगे कि यहाँ पे तमाम सेक्टर हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर टिक करके रखा है, जैसे कि निर्माण क्षेत्र हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, व्यापार हो गया, होटल हो गया, परिवहन हो गया, वित्तीय हो गया, जमीन जायदाद कारोबार हो गया, पेशेवर सेवाएं हो गया। इन तमाम में जो है ना नकारात्मक वृद्धि देखा गया, मतलब वृद्धि इसमें गिरा है। ठीक है? तो ये कारण है यहाँ पे। साथ ही हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था का जो दशा और दिशा है ना, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है, नहीं तो हम लोग डेवलप कैसे बनेंगे 2047 तक। ओके? फिर यहाँ पे आप देखोगे अभी जो वैश्विक परिदृश्य है, यहाँ पर ट्रेड वार देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे जो आर्थिक जो अस्थिरता है, अनिश्चितता है, वो भी बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। उसका भी इम्पैक्ट जो है हमारे इकोनॉमी में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन हो रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था में पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे संवाद के समानांतर। यहाँ पे बात किया गया रहा है वही रसिया और यूक्रेन, माफ कीजिएगा, अमेरिका और यूक्रेन के जो प्रमुख बैठकर जो बातचीत कर रहे थे, और जिस तरह वहां पे जो वैश्विक जो कूटनीति होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होता है, एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, ये सब जो है ना ताक पर रख दिया गया।
और आपने देखा ना, तीखी बहस हो गया, दो देशों के अध्यक्ष जिस तरह से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कैजुअल मीटिंग है, कोई मित्र आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह का फील हो रहा था। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे जो होता है कि जो भी कमजोर देश रहेगा, अगर आप दूसरे से हेल्प लेके आप लड़ाई लड़ रहे हो, अमेरिका जो कह रहा है कि हम आपको इतना संसाधन दिए हैं और आप जो है बेवकूफ की तरह काम कर रहे हैं एकदम, आपके कारण जो यहाँ पे लाखों लोगों का जीवन यहाँ पे दांव पे लग गया है, तो इस तरह का बहुत वहां पे फटकार देखने को मिला। तो यहाँ पे भारत के लिए क्या मैसेज है? तो भारत जो है ना, अपना जो साथी बनाता है, अपने जो मित्र देश बनाते हैं, भारत भी अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखता है। ठीक है? और भारत का जो अपना कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। करता ही नहीं है, लोगों से अपील भी करता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, क्योंकि युद्ध में कुछ रखा नहीं है। क्योंकि ये जो समय है ना, युद्ध का समय है ही नहीं। युद्ध से क्या होता है? दोनों को नुकसान होता है, पूरा का पूरा जो है ना विश्व इसका भुक्तभोगी हो जाता है। ठीक है? तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते हैं सोमनाथ मंदिर। देखिए, सोमनाथ मंदिर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पे आक्रमण करने वाला आपको पता है ना, गाजी करके कोई था, 1126 में आई थिंक, अगर मुझे डेट याद है, 1126 में जो ना 17 बार आई थिंक हमला किया है हमारे सोमनाथ टेम्पल पे। और आपको बता दें, यहाँ पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि जब उद्घाटन हुआ था ना, जैसे कि हमला किया था तो फिर इसके पुनरुद्धार हुआ था इस मंदिर का, तो इस समय जो उद्घाटन हुआ था उसमें जो प्रमुख थे, जो किए थे इसका, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है? उद्घाटन जो किए थे मंदिर का, यही क्वेश्चन जो है ना, और वहाँ पे ऑप्शन में क्या डाल दिया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है? तो ये मुझे लगता है कि हाल फिलहाल का क्वेश्चन था, 2-3 साल पहले का, यूपीएससी में पूछ लिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ विजिट किए गए, मंदिर में पूजा प्रार्थना किए हैं, और पूरे देश के लिए और पूरे देश के नागरिकों के लिए यहाँ पे कामना किए हैं कि उनके घर में समृद्धि आए, उनका जो है भविष्य उज्जवल हो। तो यहाँ पे जो पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछता है कि गिर वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो गुजरात में, इसको याद रखिएगा। यूपीएससी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड है ना, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन में गृह मंत्री और पर्यावरण पर्यावरण मंत्री लिख देगा आपको, लेकिन होते कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 47 मेंबर होते हैं। समय कितना हो गया? 12 मिनट हुआ। चलिए, अभी और भी है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत का खुदरा क्षेत्र, मतलब जो हमारा रिटेल जो सेक्टर है ना, वो बढ़ रहा है, बूस्ट कर रहा है। और 2034 में इसका मार्केट पता कितना हो जाएगा? 190 लाख करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 190 लाख करोड़। अभी 2024 में कितना है इसका? 82 लाख करोड़ का मार्केट है। ये कैसा हो गया? हाँ, 82 लाख करोड़ का मार्केट है ना। और 2034 तक कितना हो जाएगा? 190 लाख करोड़ का मार्केट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है ना ये बूस्ट किया। तो ये सब डेटा को याद रखिएगा। आपको जो है ना जो है शॉर्ट क्वेश्चन में या आपको इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में जब प्रश्न आएंगे ना, तो ये सब चीज को लिखना होगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर है तो यहाँ पर रोजगार जनरेट होगा, होगा ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नीति आयोग के ये मेंबर हैं। ठीक है? इन्होंने कहा कि अभी जो है, जो कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ना चाहिए ना महंगाई के हिसाब से, वो नहीं बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो वर्कर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको स्किलिंग होना होगा। अगर वो स्किलिंग नहीं होंगे, वो अपने अंदर स्किल जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो उनका वेतन कैसे बढ़ेगा? आप समझ रहे हैं ना? तो उसी पर ये पूरा का पूरा जो है आर्टिकल लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि मैं एक आईटीआई कॉलेज का विजिट किया था, तो वहाँ पे जो एक ब्रांचेज है मशीनिस्ट करके, वहाँ पे लोग इनरोलमेंट ही नहीं करते हैं, आवेदन ही नहीं देते हैं। तो लोगों को जागरूक करना होगा यहाँ पे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को लेकर ही हमारे अंदर जो है एक उत्सुकता जागे। आप सभी फील्ड में जाएं, आप सभी फील्ड का स्किल को सीखें। ठीक है? जहां पे आपको मन करता है, जिसमें आप पारंगत हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है कृत्रिम मेधा के पीछे लग गया है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना कैजुअल वर्कर के बारे में बात किया गया है, जो हमारा कामगार और जनसंख्या अनुपात का जो रेशियो है उसके उसके ऊपर बात किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि भारत को 2047 तक डेवलप बनना है, तो सभी को हमें रोजगार देना होगा। और यहाँ पे नौकरी और स्किल के बीच में क्या संबंध है, ये चीज दिखाया दिखाया गया है कि अगर आपके अंदर स्किल होगा तो आपको रोजगार ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा, आपको रोजगार जो है आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपके अंदर स्किल ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? कैसे जॉब मिलेगा आपको? तो इसी पे यहाँ पे बातचीत किया गया है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे इजराइल। इजराइल ने क्या किया कि गाजा में जो है ना, जो राहत सामग्री होता है उसकी आपूर्ति को रोक दिया है। ठीक है? जब पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा तो गाजा स्ट्रिप का मैंने मैप लगा दिया है, आप उसको ध्यान से रखिएगा, आगे हम दिखाएंगे आपको।
और मिस्र ने जो है ना इजराइल पे आरोप लगाया कि वो जो है ना भूखमरी को क्या है, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब वहां पे लोगों को नेसेसिटी वाला जो सामान होता है पहुंचा ही नहीं रहा है, रोटी कपड़ा दे ही नहीं रहा है, तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा आरोप लगाया मिस्र ने। तो इसराइल और जो फिलिस्तीन के बीच में युद्ध है उसको लेकर मैंने मैप लगा दिया है, सारे कंट्री को देख लीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे ये लोग क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की इजराइल और फिलिस्तीनी नीति क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, और हाल के संघर्षों से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए भारत जो है ना दो राष्ट्र सॉल्यूशन, टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे ना, का समर्थन करता है, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की संप्रभुता को मान्यता देता है। और हाल के संघर्षों में भारत ने नागरिक हताहत की निंदा की है। जो नागरिक हताहत हुए हैं, जो युद्ध हो रहा है, उससे जो वहां के आम जनता लोग मर रहे हैं ना, महिलाएं बच्चे वृद्ध मर रहे हैं, उनकी निंदा किया है भारत ने, और शांति की अपील किया है। और उन्होंने कहा कि ये जो दौर है ना युद्ध का नहीं है मेरे भाई, आप लोग बातचीत क्यों नहीं करते हैं। तो इस तरह का भारत अपील करता है, चाहे रशिया यूक्रेन का मामला हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो। हालांकि कई यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन यूनियन वाले लोग जो भारत को आरोप लगाते हैं कि भारत जो है ना इजराइल को जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहा है। फिर अमेरिका वाला बोलता है कि या वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन वाला बोलता है कि भारत जो है रसिया यूक्रेन के मामले में रसिया को जो है ना समर्थन कर रहा है कच्चे तेल को खरीद कर। इस तरह के यहाँ पे आरोप लगते हैं, ठीक है। तो भारत सबको दरकिनार करता है, और भारत जो है ना सबको विश्वास में लेता है। उसके बाद जो अपील करता है कि आप लोग जो है ना प्लीज लड़ाई झगड़ा मत करें, और अपना जो है नागरिकों का, अपने देश का विकास के बारे में सोचें। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे यूनेस्को ने एक रिपोर्ट निकाला, और उन्होंने भाषा को लेकर बात किया है कि 40% जो आबादी है वो अपनी जो मातृभाषा है, लैंग्वेजेस हैं, चाहे आपको जो भी भाषा आता हो, हिंदी आता हो, आपको इंग्लिश आता हो, आपको तमिल आता हो, आपको पंजाबी आता हो, बांग्ला आता हो, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज भी है, जैसे खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, ये सब लैंग्वेज है। मिथिला हो गया, भोजपुर हो गया, है ना, सारे लैंग्वेजेस है। आपको जिस लैंग्वेज में आता है उस लैंग्वेज में आपको स्टडी कीजिए, और एआई इसको जो है ना साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे बात करें, पूरे वर्ल्ड में 7,000 से अधिक लैंग्वेजेस है ना। और हमें जो है ना यहाँ पे क्या करना होगा, अपने मदर लैंग्वेजेस में चीज़ों को सीखना होगा, क्योंकि अगर मदर लैंग्वेज में आप सीखते हैं ना तो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से, मतलब जो चीज़ों को समझ पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने नॉलेज को। तो यहाँ पे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये चीज़। इसको लेकर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, मतलब एक छोटा सा है, कि लैंग्वेज का क्या भूमिका होता है हमारी इकोनॉमी में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको रेडी किया है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए भाषा का जो है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो क्या भूमिका है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या व्यापार को लेकर, शिक्षा को लेकर, प्रशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से आर्थिक विकास को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है 7 नंबर 5 नंबर में, तो आप ये सब चीज लिख दीजिए वहां पे। स्थानीय भाषा में सरकारी नीतियों और योजनाओं की उपलब्धता से जागरूकता बढ़ती है। अगर हम जो सरकारी नीतियां होती है, योजनाएं होती है, अगर हम उसको लोकल लैंग्वेज में प्रमोट करें तो सभी लोग जान पाएंगे ना उसको, जिससे समावेशी विकास संभव हो पाएगा। ई कॉमर्स के दौर में डिजिटल भुगतान को लेकर स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान बढ़ रहा है ना। पहले आप देखते थे कि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते थे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहता था, अब वहाँ पे बहुत सारे विकल्प हो गए। आप पंजाबी में कर सकते हो, आप वहाँ पे हिंदी में कर सकते हो, बांग्ला में कर सकते हो, तमाम लैंग्वेजेस जो है आपको यहाँ पे सहूलियत दे रहा है। तो ये हमारे समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहा है। भारत में भाषाई विविधता श्रम बाजार और उत्पादकता को प्रभावित करता है ना। इसके अलावा भाषा जो है ना संस्कृति विरासत को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देता है, सृजनात्मक उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। तो ये कितना अच्छा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके लिए ही लाया हूँ, ठीक है। तो अपना आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लग रहा है हमारा प्रयास। और ये जो है ना अफीम वाला एरिया है, गोल्डन ट्रायंगल को लेकर और गोल्डन क्रिसेंट को लेकर, ये क्या है, पूछ सकता है कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जो शब्दों चर्चा में रहता है वो क्या है, आप इस पर शॉर्ट टिप्पणी करें। तो यहाँ पे आप गोल्डन ट्रायंगल में आप वियतनाम को दिखा दीजिएगा, लाओस को, थाईलैंड को, बर्मा को दिखाइए। फिर गोल्डन क्रिसेंट में आप क्या दिखाओगे, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, ईरान को दिखाइएगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसराइल को लेकर, ये पूरा इसराइल है पीला वाला एरिया, इजिप्ट देख लीजिए, जॉर्डन देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, लेबनान देख लीजिए। मतलब इसराइल जो है ना जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ, सीरिया के साथ और लेबनान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ना।
ये गाजा पट्टी जहाँ पे युद्ध चल रहा है। वेस्ट बैंक, लोकेशन याद रखिए। गोलन हाइट्स ऊपर में है, गोलन हाइट्स। फिर यहाँ पे आप देख लीजिएगा यूक्रेन, रशिया यूक्रेन में जो वार चल रहा है। देखिए यूक्रेन जो है ना किस किस देश के साथ बाउंड्री साझा कर रहा है, मोल्डोवा, ये हो गया। फिर यहाँ पे रशिया के साथ कर रहा है, बेलारूस के साथ, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया कर रहा है ना। यूक्रेन का जो पूर्वी वाला इलाका है, जैसे क्रीमिया को जो है ना रशिया ने 2014 में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर लुहांस्क, ठीक है, खार्किव, ये सब जो है ना यूक्रेन वाला एरिया है। मारियोपोल, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। एक तरफ कंट्री का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसके यहाँ जो विवादित एरिया है उसका नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है। फिर ये मणिपुर का ध्यान रखिएगा किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो मिजोरम, असम, नागालैंड, 3 से करता है ना। असम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अपना फीडबैक देना ना भूलें। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लग रहा है आपको मेरा प्रयास, क्योंकि आप लोग देंगे नहीं तो फिर हम मुझे कैसे आएगा काम करने में मज़ा, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो आप ही के एनर्जी के थ्रू कर रहा हूँ। और जिस दिन हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर होगा तो उस दिन जो है डिजिटल टीवी पे आके जो है फिर हम लाइव पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको भी प्रयास करने होंगे, और बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।